I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. वेलकम बैक टू ईवीएस एमसीक्यू सीरीज। कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हो चुके हैं फॉर द ईवीएस एग्जाम प्रिपरेशंस एंड 50 क्वेश्चंस और बचे। 15 क्वेश्चन करके हम लोग 3 वीडियोस में सारे ईवीएस को कंप्लीट करने वाले हैं। बस 3 वीडियोस और आएंगे और ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो लेट अस बी विद द चैनल एंड स्टार्ट ईवीएस फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इन इंडिया इज। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं चारों ही नॉन रिन्यूएबल ही सोर्सेज है। रिन्यूएबल सोर्सेज जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं जैसे सनलाइट, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ऑल दीज आर रिन्यूएबल। बट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर आर नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इनको एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर कौन सा है, तो कोल इज अ मेजर वन। दैट इज वाई आंसर विल बी ए। Now next, 202, second number question. One of following is the first major environmental protection act to promulgated in India. इंडिया में सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। सी, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 में आया था। एयर एक्ट 1981 में आया था। वाटर एक्ट 1974 में एंड नॉइज पोल्यूशन रूल आया था 2000 में। सो सबसे पहला कौन सा था? सी, वाटर एक्ट वाज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The first Forest Act was introduced in the year. तो पहला फॉरेस्ट एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो ईयर 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ऑल्दो 1927 में भी एक फॉरेस्ट एक्ट आया था बट वो प्री इंडिपेंडेंस था, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं था। दैट इज वाई इसके बारे में बात नहीं की जाती। 1980 को हम लोग फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट मानते हैं। नाउ 204 नंबर क्वेश्चन। 204 में या फिर फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे, यहाँ पे कुछ डिजीजेस है इसके बाद से कि वो कैसे होते हैं। ऑल्दो डिजीजेस आर द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी बट इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इंक्लूड इसलिए किया गया बिकॉज ऑल दीज डिजीजेस आर ड्यू टू एनी ऑफ द एनिमल्स। ओके, डिजीजेस वायरस या फिर मॉस्किटोज से। यहाँ पे जितनी भी डिजीजेस है वो मॉस्किटोज से या तो वायरसेस से होती है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। प्लेग इज कॉज्ड बाय, आंसर विल बी बी, यर्सीनिया पेस्टिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? ओके, वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब होता है थ्रू सम वायरस और सम एनी पैरासाइट टाइप ऑफ थिंग। तो कौन सा इनमें से नहीं है? तो सी, वायरल फीवर किसी भी पैरासाइट से नहीं होता है, वेक्टर से नहीं होता है। दैट मीन्स वेक्टर मतलब लाइक मॉस्किटो। तो मॉस्किटो खुद से डिजीज नहीं लेके जाता है, मॉस्किटो में कोई पैरासाइट होता है उसके थ्रू डिजीज होता है। मॉस्किटो इज द कैरियर, बस कैरी करता है डिजीज को। इसकी वजह से डिजीज नहीं होता है। मॉस्किटो में कोई पैरासाइट होता है जिसकी वजह से डिजीज होता है। सो नेक्स्ट, 106, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किससे होता है? डिजीज सैंड फ्लाई से होता है। नेक्स्ट, 207, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, द आंसर इज एडीज, दिस इज मस्कीटो। एडीज एक मस्कीटो है। ऐसे एनाफिलीज भी मस्कीटो है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे एनाफिलीज से कौन सी डिजीज होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज? 8 नंबर क्वेश्चन। डेंगू मस्कीटो से होता है। येलो फीवर एंड जापानीज बी एंसेफेलाइटिस ये सारे मस्कीटो बॉर्न डिजीज है। लाजा फीवर इज नॉट फ्रॉम द मस्कीटो। Now question number 9. The mosquito-borne Zika virus outbreak was declared as endemic mainly in which of the following? ये तो करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। लाइक जीका जब फर्स्ट टाइम पे आया था तो वो किस एरिया में सबसे पहले आया था? तो आंसर विल बी अमेरिका। ये ब्राजील एंड नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आया था। अब हम लोग आ जाते हैं इन्वायरमेंट के फिर से क्वेश्चंस में। 210, इट इज इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अर्थ के कौन से पार्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। लेट अस ड्रॉ द ग्लोब। Suppose this is globe, this is equator. Wait, okay, this is equator, 0 डिग्री। ये पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। बस इतना ही जानना है अभी। एक यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इतना ही जानना है कि ग्लोबल में ग्लोब ऐसा दिखता है। आप लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड इक्वेटर। इक्वेटर आते आते बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, डिक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर, आते आते बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है।
रिमेन सेम थ्रू आउट द प्लैनेट, पूरे प्लैनेट में इक्वल रहती है बायोडाइवर्सिटी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हैज नो इफेक्ट ऑन चेंज इन लैटिट्यूड, एंड लैटिट्यूड में चेंज होने में लाइक ये किसी भी लाइन पे हो, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो, चाहे वो कैंसर कैप्रिकॉर्न या साउथ पोल में हो, चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहला ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, हम लोग ग्लोब पे नहीं जाते हैं, इंडिया में ही जाते हैं, या फिर चलो ग्लोब पे भी जाते हैं तो यहाँ कहीं पे इंडिया पे ही जाते हैं, चलो वो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा इंडिया का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्लियरली समझ में आता है कि वेयर डज बायोडाइवर्सिटी लाइज इन इंडिया। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, रफ स्केच, बिकॉज कश्मीर इज important फॉर द ड्राइंग। ओके, दिस इज इंडिया, रफ स्केच ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्थ में कश्मीर वाले एरिया में बहुत कम एनिमल्स फाउंड होते हैं, बहुत कम। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। डिजर्ट वाले एरिया में बहुत कम एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे सेम रहता है, तो पहले तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया कि सेम नहीं होता है, चेंज भी होता है और सेम नहीं भी होता है, ये भी हो गया कैंसिल। अब डिक्रीजेस टुवर्ड इक्वेटर और इंक्रीजेस टुवर्ड द इक्वेटर, ये सिंपल सा बात है। आप यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो। अगर इक्वेटर के पास आएंगे, इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है इस वाले एरिया में, इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड के, वो सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास है। आंसर विल बी दिस ए, कि बढ़ती जाती है बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर के पास, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर प्लस रेनफॉल सब फेवर करता है बायोडाइवर्सिटी का। नॉर्थ पोल यहाँ पे स्नोफॉल होता है, साउथ पोल में स्नोफॉल होता है, ये वाला एरिया बहुत ठंडा एरिया है, इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है, पर ये वाला एरिया प्रॉपर एरिया है फॉर बायोडाइवर्सिटी टू थ्राइव। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ये चारों ही रीजन है जिससे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। लाइक हैबिटेट पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी विल बी डिक्रीज। अगर हम लोग पॉल्यूशन इंक्रीज कर देंगे तो एक्सोटिक स्पीसीज के इंट्रोडक्शन पे वहां के नेटिव स्पीसीज चली जाएंगी, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी बायोडाइवर्सिटी कम होगा, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन विल बी सी ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम ज्यादा यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है आज के टाइम पर। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन आईयूसीएन है, ये एक तरह से आईयूसीएन जो लिस्ट प्रिपेयर करती है वो कौन सी लिस्ट है, हम लोगों ने आगे पढ़ चुका है इसके बारे में। रेड लिस्ट इज द आंसर। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रेजेंट इन इंडिया, कौन कितने बायोस्फीयर रिजर्व, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। आप लोग बताएंगे कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, ये हम लोग आगे कर चुके हैं क्लियरली, और आप अब बताएंगे कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। कमेंट डाउन, क्योंकि आपको हिंट दे दे रहे ये सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग है। ओके, नाउ विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर अमेजोन रेन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, दो फैक्ट दिए गए, दोनों ही सही है। पहले ये देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। अच्छा ये वाला देखते हैं, दिस फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट, ये सबको पता है कि अमेजोन को लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30% ऑफ द ऑक्सीजन अर्थ का यहीं से फुलफिल होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट, तो ये तो सही है। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट में डिग करा जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग डायनामाइन बोलते हैं। डायनामाइट एक चीज होता है, उसकी तरह से डिग करते हैं फॉरेस्ट को, और डायनामाइन इस प्रोसेस को बोलते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर द सोयाबीन प्रोडक्शन, करेक्ट। सोयाबीन इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करें, स्पेशली इन ब्राजील। ब्राजील में सोयाबीन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके। सो दीज थ्री आर करेक्ट। अब हम लोग ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो सी विल बी द आंसर। 2, 3, 4 जहां पे सही आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, -1 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस एनुअल वेरिएशन, मतलब ये टेम्परेचर दिया गया है, एनुअल वेरिएशन मतलब ईयरली, in the intensity and duration of temperature, and 50 to 50 centimeter annual rainfall, yearly rainfall, in precipitation, precipitation का मतलब बारिश होता है, accounts for formation of major biome है, तो इस सिचुएशन में कौन सा बायोम बनेगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमेशा रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, रेनफॉल विल बी हाई, तो इतनी तो 250 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, तो इट इज रॉन्ग। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 1200
और 1000 to 1200 के आसपास में रेनफॉल होती है, तो ये कम है। कॉनिफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट में भी आपको 800 से लेकर के 1000 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट ग्रासलैंड की अगर हम लोग बात करें तो ग्रासलैंड में भी हम लोगों को इसी के आसपास टेम्परेट ग्रासलैंड भी होते हैं, तो इस तरह से ही हमको 750 से लेकर के 950 के आसपास सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सा बात है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रहे, आपको ज्यादा नहीं पता, तो यहाँ देखिए माइनस लिखा है, माइनस मतलब स्नो, मतलब एरिया जो है वो स्नो के बारे में बात किया जाए, स्नो में कौन सा फॉरेस्ट फाउंड होता है ये आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि स्नो में ऐसे टाइप के टीप फाउंड होता है, ताकि स्नोफॉल हो तो यहाँ से स्नो गिर जाए ट्रीज के टिप्स से। तो ये किस टाइप का शेप है, ये कोन शेप है, आंसर विल बी कॉनिफरस, कॉनिफरस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं इस टाइप के टेम्परेचर्स में। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डू after some time. Keep watching, keep learning. Thank you very much.